स्क्रीन पर आपको ये दो नेपाली लड़कियां जो दिख रही हैं, एक की उम्र 17 साल है और एक की उम्र 14 साल है। बड़ी बहन जो है उसका नाम है मेनुका और जो छोटी बहन है उसका नाम है संजना। ये दोनों मुंबई में रह रही थी अपने मम्मी पापा के साथ और 30 साल से मुंबई में ही बसे थे। कुछ बातें होती हैं और ये अपना घर छोड़कर निकल जाती हैं बिना किसी को बताए और एक वॉइस नोट भेजती हैं अपने घर वालों को कि हम जा रहे हैं बेंगलोर कमाने के लिए और जॉब करने के लिए। घर वाले इन्हें ढूंढते हैं लेकिन उनका कुछ पता नहीं चलता। घर वाले कंप्लेंट भी करते हैं लेकिन कोई अता पता नहीं चलता। अचानक से एक दिन खबर आती है कि ये दोनों नेपाल में हैं और नेपाल के एक रेंटेड फ्लैट में इन दोनों की डेड बॉडी मिली है। दोनों ने एक ही रस्सी से सुसाइड किया है, जो कि थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और मरने से पहले उन दोनों बहनों ने रील बनाई थी, लेकिन रील जो है वो खुद रिकॉर्ड नहीं किया था, रील किसी तीसरे बंदे ने रिकॉर्ड किया था। रात को रील रिकॉर्ड की गई लेकिन वो रील कभी अपलोड नहीं हुई। सुबह दोनों ने जान दे दी। अब इस केस में बहुत सारे हैरान करने वाले फैक्टर है और एक तरह से ये सुसाइड तो पुलिस मान रही है लेकिन ये सुसाइड नहीं मर्डर लग रहा है और इसी को लेकर अब जांच चल रही है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या इनकी हिस्ट्री है, ये कैसे नेपाल आई, इनके घर वाले मुंबई में क्यों रह रहे थे, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में और हमें क्या क्या इसमें ऐसी चीज़ें गड़बड़ लगी है जिसको लेकर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। नेपाल का काठमांडू और काठमांडू से 12 किलोमीटर दूर भरतपुर है। भरतपुर में एक इलाका है ठीमी। ठीमी में ही दो बहनें रेंटेड अपार्टमेंट में रह रही थी। एक की उम्र 17 साल थी जिसका नाम है मेनुका और छोटी वाली बहन का नाम है संजना जिसकी उम्र 14 साल थी। अब इनके जो पड़ोसी थे वो सुबह उठते और 6:30 बजे के आसपास देखते कि दोनों बहनों की डेड बॉडी जो है वो रस्सी से लटकी हुई है, लाइलॉन की रस्सी। अब उसमें एक हैरान करने वाली बात ये थी कि रस्सी एक ही थी और एक से दो मुंह बनाए गए थे, मतलब एक रस्सी से दो रस्सी और मतलब दो फंदे बनाए गए थे, जो कि बड़ा अचंभा लगता है कि आमतौर पर सुसाइड में ऐसा कोई करता नहीं। और वो दोनों की लाशें लटकी थी, जिसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस आती है, पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और पुलिस पंचनामा करती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इस बीच इन लड़कियों को लेकर जो जानकारी आई वो बड़ी हैरान करने वाली थी। तो हम शुरुआत से बात करेंगे कि ये लड़की कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं, इनके माँ बाप कौन हैं, ये काठमांडू क्यों आई थी, सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये जो संजना और मेनुका है, मेनुका की उम्र मैंने बता दी आपको 17 साल है, जो कि घर की बड़ी लड़की थी। इनका जो परिवार है वो मूलतः वैसे नेपाल का है लेकिन 30 सालों से मुंबई में रह रहा था। मुंबई में दोनों मम्मी पापा दोनों काम पर जाते थे, दोनों वर्क करते थे। और जो संजना है वो बचपन से ही मुंबई में रही है। जो मेनुका थी वो कुछ टाइम नेपाल में रही और कुछ टाइम मुंबई में रही। अब ये दोनों अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी कंप्लीट कर रहे थे। जो बड़ी वाली बहन थी वो अपना ग्रेजुएशन में जाने वाली थी, उसकी तैयारी कर रही थी। और जो छोटी वाली बहन थी वो अभी स्कूल में थी। इस बीच दोनों बहनें सुबह हमेशा की तरह कंप्यूटर क्लास के लिए निकलती थी और टेलरिंग का भी क्लास जाती थी और शाम को 7 बजे आमतौर पर लौट आती थी। लेकिन एक दिन ऐसा नहीं होता। 27 जून को ये घर से निकलती हैं कंप्यूटर और टेलरिंग क्लास बोलकर कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं, लेकिन ये लोग शाम को घर नहीं लौटते। मम्मी इन्हें 2-3 बार फ़ोन करती हैं, इन्हें वॉइस रिकॉर्डिंग भेजती, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं, कोई कॉल बैक नहीं। मम्मी परेशान हो जाती हैं। मम्मी फिर वापस उन्हें कॉल करने का ट्राई करती, फिर भी कॉल रिसीव नहीं किया जाता है। फिर अचानक से मम्मी को एक वॉइस नोट आता है मैसेंजर पे, जिसमें जो बड़ी वाली बहन है मेनुका वो कहती है कि मम्मी हम लोग बेंगलोर जा रहे हैं कमाने के लिए, आप हमें ढूंढने की कोशिश मत करना, हम जब अच्छा पैसा कमा लेंगे तब हम लौट आएंगे। मम्मी ये बात उनके पिता को मतलब उनके पापा को बताती हैं और वो भी परेशान हो जाते हैं। और दूसरे दिन ये दोनों जन जाके पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। पुलिस उनकी लोकेशन ट्रेस करती है। कुछ दिन बाद तो पता चलता है गोरखपुर के आसपास दिखाई दिया है और नेपाल बॉर्डर के पास। तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये नेपाल भाग गए होंगे और इन्हें ढूंढने की भी कोशिश करते हैं घर वाले, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। अब 1 महीने बाद घर वालों को कॉल आता है कि उनके बच्चों की डेड बॉडी मिली है और दोनों फंदे से लटके हुए थे। तो माँ बाप बड़े हैरान हो जाते हैं और उनकी हैरानी इस बात को लेकर होती है कि दोनों बेटियों ने कभी कोई इच्छा जाहिर नहीं की थी कि हमें कमाने के लिए बाहर जाना है या हमें वर्क करने के लिए बेंगलोर जाना है, कहीं जाना है, ऐसी कोई थी। घर में कोई परेशानी नहीं थी और दोनों का सब कुछ सही चल रहा था। हमारे घर में कोई रोक टोक नहीं था,
कुछ भी नहीं था, हम दोनों तो जॉब पे चले जाते थे, वो दोनों आराम से घर पे रहते थे। उल्टा हमने उनके सिलाई की क्लासेस लगाए, कंप्यूटर क्लासेस लगाए, और वो पढ़ाई भी कर रहे थे साथ साथ। तो हम सब कुछ कर रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि ऐसे अचानक से छोड़कर क्यों चले गए। वहीं जो लड़की के पिता वो कहते शायद किसी के बहकावे में आ गई हो और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हमारी बच्चियाँ शिकार हो गई हो, और हमारी बच्ची को कोई बहला फुसला कर नेपाल लेकर चला गया और वहाँ जाकर उससे गलत काम करने के लिए कहा गया हो, जिसके बाद हमारी बेटियाँ परेशान होकर जान दे दी। वहीं दूसरी, अब ये जो लड़कियां हैं, अब मैंने जैसे बताया शुरुआत में भी कि एक रस्सी से दोनों ने सुसाइड की, लेकिन सुसाइड से पहले ये दोनों लड़कियों ने रील्स रिकॉर्ड की थी, 2 रील्स रिकॉर्ड की थी, और वो दोनों रील जो थे उसे इन्होंने अपलोड नहीं किया, लेकिन वो रील किसी और ने रिकॉर्ड किया था, मतलब कोई तीसरा बंदा भी था। जब पुलिस जांच कर रही थी नेपाल पुलिस, तो नेपाल पुलिस ने बताया कि कुछ लोगों ने इनको 2 लड़कों के साथ देखा था, लेकिन वो 2 लड़के कहाँ अचानक गायब हो गए इसके बारे में किसको कुछ नहीं पता, और वो 2 लड़कों को ढूंढा भी जा रहा था। वो जो वीडियो बनाई थी, मतलब जो उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, उसमें एक गाना था, और वो गाना बड़ा ही, मतलब आप कह सकते हैं अगर उस नेपाली सॉन्ग था, अगर उसका हम हिंदी ट्रांसलेशन करें तो उस गाने के बोल थे, मरने के बाद भी जो ना टूटे ऐसा बंधन ही सच्चा प्यार होता है। और इस तरह के 2 रील बनाए, और दोनों रील बनाकर उन्होंने अपने मोबाइल में ही रख लिए, लेकिन उसे अपलोड नहीं किया। अगले ही दिन सुबह मॉर्निंग में उनकी लाश मिलती। तो कहीं ना कहीं ये शक तो जताया जा रहा है कि ये सच में हत्या है, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे क्राइम रिपोर्ट्स, और मैं खुद पर्सनली इतने सारे क्राइम के खबरें कवर करता हूँ, तो आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। आप बिना बताए आ गए, अगर आप डिप्रेशन में हो, कुछ भी हो, तो आमतौर पर लोग सुसाइड नोट लिखते हैं। फिर बहुत रेयर केस होता है जहाँ लोग एक ही रस्सी से सुसाइड करते, बहुत रेयर, मतलब बहुत रेयर। तीसरी चीज़ सबसे हैरान करने वाली थी, जो कि इन्होंने रात तक ये खुश थी, अचानक से सुबह ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने अपनी जान ले ली। तो ये सब पहलू हैं जो कि घर वाले भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ सुसाइड का केस नहीं हो सकता है, हमारी बच्चियों के साथ कुछ तो गलत हुआ है, और या तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हमारी बच्चियाँ शिकार हो गई हैं, क्योंकि घर वाले बहुत सालों से मीरा भाईंदर में रहते हैं, और मीरा भाईंदर में बहुत सारी नेपाली फैमिली रहती है, और बहुत बड़ा इलाका है, और इनका ऐसा कहना है कि इनके भी दोस्त यार होंगे। अगर पुलिस इनका कॉल रिकॉर्डिंग और उन 2 लड़कों के बारे में जानकारी निकाली तो बहुत सारी चीज़ें निकलकर सामने आएगी। अब नेपाल पुलिस वो दोनों लड़कों को ढूंढ रही है, और अब उनसे पूछताछ होगी, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी अभी कुछ साफ चीज़ें पता नहीं चल रही है। अभी डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी तब तक कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन हमने 2-4 रिपोर्ट्स देखे, और हमने देखा था कि अभी पिछले महीने मोतिहारी में ही 1-2 महिलाएं और 7 लोग अरेस्ट हुए थे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में। नेपाल से कई लड़कियों को ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ज़रिए लेकर आ रहे थे भारत, और ऐसे बहुत सारे केसेस हमने हाल फिलहाल में देखे। तो ये मामला ह्यूमन ट्रैफिकिंग का तो नहीं, ये मामला मर्डर का तो नहीं, ये मामला अमेंडमेंट टू सुसाइड का तो नहीं, क्योंकि अभी तक घर वालों का ये साफ साफ कहना है कि हमारी बच्चियों को किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं थी, हमारी बच्चियों ने बिना बताए ऐसा डिसीजन क्यों लिया ये हम कभी समझ नहीं पाए। हमने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने भी उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मिल नहीं रही थी। और नेपाल फिर कोऑर्डिनेट करना, नेपाल, हमारे कुछ रिलेटिव्स नेपाल रहते थे, हमने उनसे भी पूछताछ की, तो किसी ने भी नहीं का बताया, मतलब किसी को भी नहीं पता था कि वो लोग नेपाल में आई हैं या नेपाल में ठहरी है। उनकी लास्ट लोकेशन गोरखपुर की आई थी। गोरखपुर के बाद वो जब नेपाल में गई तो 2 लड़कों के साथ देखा गया था, लेकिन किसी को भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। अब परिवार के जो दोनों माँ बाप हैं वो परेशान हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर हमारी बेटियों के साथ कुछ गलत हुआ है तो उन्हें न्याय मिलना चाहिए, और जो भी आरोपी है वो सलाखों के पीछे होना चाहिए। और इसी की मांग यहाँ के लोग भी कर रहे हैं। और एक परिवार जो इतना हंसता खेलता था, अचानक से बच्चे ऐसा डिसीजन ले रहे हैं, जिसके बाद पेरेंट्स तो टूट गए। उन्होंने बोला कि हमने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, हमने उन्हें सब कुछ दिया जो उन्होंने मांगा, लेकिन बच्चों ने ऐसा क्यों किया हमें अभी तक नहीं समझा, घर छोड़कर क्यों भागे। और यही सवाल अभी तक मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों छोड़कर चले गए, और गए तो फिर नेपाल क्यों चले गए, बेंगलोर बोल के गए थे झूठ, तो बच्चों ने झूठ क्यों बोला। अब जब तक वो लड़के नहीं पकड़ाएंगे और जब तक इनका मोबाइल नहीं खंगाला जाएगा, मोबाइल से बहुत सारी डिटेल्स निकल कर आ जाएंगे। अब वेट करना होगा इन्वेस्टिगेशन में आगे क्या कुछ निकल कर आता है। अगली वीडियो में इस पर बनाऊंगा और बताऊंगा कि आगे क्या कुछ हुआ इस केस में, कि क्या ये सच में सुसाइड केस है या कुछ और। ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।